शुक्रवार शाम को करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा जब एक विधवा महिला अपने 3 साल के बेटे को गोदी में लेकर एक बैंक के सामने पहुंचती है और वहां जाकर देखती है बैंक बंद हुआ पड़ा है। अंदर से जो गार्ड है उसने ताला लगा रखा है। दोस्तों, ये महिला वहां गुहार लगाने लगती है और उस गार्ड से कहने लगती है कि भैया ये बैंक आप खोल दीजिए, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरे बेटे का जो जीवन है वो खतरे में है, आप जल्दी से मुझे पैसे दे दीजिए, मेरे अकाउंट में पैसे हैं। दोस्तों, यहाँ पर गार्ड उसे धमकाकर भगा देता है कि 4 बजे के बाद बैंक का कोई टाइम नहीं होता, बैंक बंद हो चली है। दोस्तों, अब ये महिला करे तो क्या करे, ये वहीं पर रोने लग जाती है और इस रोने की आवाज़ जब बैंक मैनेजर सुनता है तो बैंक मैनेजर बाहर निकल कर आता है और उसके बाद बैंक मैनेजर एक ऐसे जाल में फंस जाता है जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल के साथ जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की है। यहाँ पर आशा नाम की एक महिला जिसकी उम्र महज 28 साल होती है और उसकी गोदी में 3 साल का उसका बेटा होता है जिसका नाम मैंक होता है। दोस्तों, इसका जो पति है वो मुंबई में रहकर कामकाज किया करता और वहीं पर पता नहीं उसके साथ में क्या हुआ था, वो वहीं पर उसकी जो अंतिम क्रियाक्रम की खबर है वो इनके पास आती है कि उसका तो अंतिम क्रियाक्रम कर दिया गया है, लावारिस समझकर उसका अंतिम क्रियाक्रम किया गया है। दोस्तों, इसके बारे में भी आगे ज़्यादा डिटेल हम आपको बताएंगे कि वो वहाँ पर क्या करता था। अब इस कहानी की शुरुआत होती है शुक्रवार की शाम को करीब 4 बजे का वक्त रहा होगा जब ये महिला एक SBI बैंक के अंदर जाती है और वहाँ जाने के बाद देखती है कि गार्ड ताला लगा रहा है। तो यहाँ पर वो उस गार्ड से कहने लगती है कि भैया मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, मेरे बेटे का जो जीवन है वो खतरे में है, डॉक्टर ने बताया है कि इसे ICU में भर्ती करना पड़ेगा। दोस्तों, बेटे की हालत को देखकर लग रहा था कि वो बेहोशी की हालत में है और ये महिला यहाँ पर गुहार लगाने लगती है, लेकिन जो गार्ड होता है जिसका नाम राम स्वरूप होता है वो वहाँ पर इस महिला के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। दोस्तों, अब यहाँ पर वो महिला करे तो क्या करे, वहीं बैठ जाती है और बैठकर रोने लग जाती है। दोस्तों, अंदर जो मैनेजर बैठे होते हैं जिनका नाम अनुराग होता है, उम्र यही करीब 35 साल होती है। जब ये रोने की आवाज़ सुनते हैं तो गार्ड से कहते हैं कि क्या हुआ, कौन बाहर रो रहा है? तो गार्ड कहता है कि साहब एक महिला आई है, वो कह रही है कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है और मुझे अभी पैसे चाहिए, नहीं तो मेरे बेटे की जो जीवन लीला है वो समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, मैनेजर साहब यहाँ पर अपने गार्ड से कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से हमारी जो बैंक है इसे बंद करिए। और जब मैनेजर साहब बाहर आते हैं तो मैनेजर साहब के पैरों में ये महिला गिर जाती है और कहने लगती है कि साहब आप मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरा बेटा मर जाएगा, मेरे खाते में पैसे हैं, आप साहब देख लीजिए। जब उस महिला के खाते में देखा जाता है, यानी कि जो उसके पास पासबुक होती है उसमें 1700 रुपये उसके खाते में होते हैं। मैनेजर साहब यहाँ पर खाते को देखकर उस महिला की तरफ देखने लगते हैं और फिर उस बच्चे की तरफ देखने लगते हैं। दोस्तों, मैनेजर साहब को भी दया आती है और फिर मैनेजर साहब जो गार्ड है उससे कहने लगते हैं कि बैंक को जल्दी से बंद कर दो। दोस्तों, यहाँ पर महिला और ज़ोरों से रोने लगती है कि साहब ऐसा मत करिए, अगर आपने बैंक बंद कर दिया तो मुझे पैसे कहां से दिलाओगे। दोस्तों, यहां पर जो मैनेजर साहब होते हैं वो कहते हैं कोई बात नहीं, आपके बेटे का इलाज होगा और फिर उस महिला से कहते हैं कि चलो मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। दोस्तों, वहीं थोड़ी दूर पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी और उस गाड़ी में
इस महिला को बिठा लिया जाता है और वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर गोरखपुर में बीआरडी जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर इस लड़के को ले जाया जाता है और वहाँ जाकर इसे भर्ती करा दिया जाता है। दोस्तों, अब इस प्रक्रिया में लगभग शाम को 10:30 से 11 बजे का टाइम हो चला था और इस महिला के लिए ये मैनेजर साहब खाना लाकर दे देता है और कहता है कि आप यहाँ पर खाना खा लो और यहाँ पर आप बच्चे के साथ रहो, मैं घर जाता हूँ। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन करवा देना। उस महिला के पास कोई फ़ोन भी नहीं होता। दोस्तों, वो नंबर को लिख लेती है और उसके बाद ये मैनेजर अपने घर पहुंचता है। लगभग 11 रात को बज जाते हैं। वहां जाकर खाना पीना खाता है, हाथ मुंह धोकर फिर वो आराम से सोने लगता है, लेकिन रात भर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उस छोटे से बच्चे का जो चेहरा है उसके सामने बार बार आ रहा था। उस महिला की बेबसी उसे बार बार दिखाई दे रही थी। लेकिन अब यहाँ पर जैसे ही अगले दिन संडे होता है और संडे को ये अब अपने कामकाज में लग जाता है, पूरे दिन इसे याद ही नहीं रहता। दोस्तों, जैसे ही अगला दिन आता है मंडे को ये अपनी बैंक में पहुँच जाता है। आज इसे विश्वास था कि वो महिला शायद बैंक में आएगी कुछ पैसे वैसे लेने के लिए। हालांकि वहाँ पर जो पैसे जमा होने थे उन पैसों को ये मैनेजर खुद अपने ATM कार्ड से जमा करवा कर आया था। दोस्तों, अब यहाँ पर उस फ़ोन का इंतज़ार करता है और जैसे ही दोपहर के करीब 2:30 से 3 बजे का वक्त रहा होगा तो एक फ़ोन उनके पास आता है और फ़ोन में जो महिला होती है आशा, वो रो रही थी। रोते हुए यही कह रही थी कि साहब, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, अब मैं क्या करूं। दोस्तों, यहाँ पर मैनेजर साहब को आशंका होती है कि यार कोई बहुत बड़ी घटना हो गई है। फिर यहाँ पर मैनेजर साहब कहते हैं कि तुम वहीं पर रुको, मैं वहीं पर आता हूँ। दोस्तों, बैंक से जल्दी निकलकर अब ये सीधे मैनेजर वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ जाने के बाद डॉक्टरों से बातचीत करते हैं, इस महिला से भी बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब यही कहते हैं कि इनके दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बुखार ज़्यादा होने की वजह से दिमाग की कोई नस फट गई है और अब इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस बच्चे को नहीं बचाया जा सकता। अगर आपके पास ऑपरेशन के पैसे हैं तो इसे लखनऊ ले जाओ, वहाँ पर बड़े हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और नहीं तो फिर इसे अपने घर लेकर जाओ। दोस्तों, यहाँ पर अनुराग अब उस बच्चे की तरफ देखते हैं, उस महिला की तरफ देखते हैं और कहने लगते हैं कि आप लोग गाड़ी में बैठिए। गाड़ी में उन्हें बिठाते हैं, बिठाकर सीधे लखनऊ पहुँच जाते हैं और लखनऊ में जाकर एक बड़े हॉस्पिटल में इसका एडमिशन करा दिया जाता है और वहाँ पर डॉक्टर साहब अपनी जो कामकाज है उसमें लग जाते हैं। ऑपरेशन किया जाता है और ऑपरेशन करने के बाद लगभग 15 दिनों के बाद इस लड़के को होश आता है। दोस्तों, जब होश इसे आ जाता है तो यहाँ पर अब ये महिला जो यहाँ पर मैनेजर साहब हैं उन्हें बताती है कि इस तरह का मामला हो गया है, बच्चे को होश आ गया है। महिला बहुत ज़्यादा खुश होती है। दोस्तों, जो यहाँ पर ये मैनेजर साहब होते हैं ये 3-4 बार लखनऊ जा चुके थे और आज भी फिर वो वहाँ पर लखनऊ पहुँच जाते हैं, क्योंकि उसका डिस्चार्ज होता है। 3 लाख रुपए का खर्चा होता है। ये मैनेजर साहब ही इस खर्चे को लगाते हैं और उसके बाद ये महिला अब इनके साथ ही इनके घर पर चली जाती है। दोस्तों, जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया जाता है तो सामने जो देखता है उसे देखकर ये महिला भी एक बार के लिए दंग हो जाती है। सामने एक तस्वीर दिखती है जो खूबसूरत महिला की होती है, उसके उस तस्वीर पर हार चढ़ा हुआ था। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला पूछने लगती है कि साहब ये कौन है। तो यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं वो कहने लगते हैं कि ये कोई और नहीं, मेरी पत्नी है, जिसने 10 साल तक कैंसर से लड़ा, लेकिन 10 साल के बाद अब ये इस जहां को छोड़कर जा चुकी है। पिछले ही साल इसकी मौत हुई है। दोस्तों, यहाँ पर मैनेजर साहब रोने लग जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर थोड़ा सा आगे जाया जाता है तो एक 65 साल की बूढ़ी औरत उस घर के अंदर बैठी होती है। दोस्तों, ये आशा उस बूढ़ी औरत के पैर छूती है और कहने लगती है कि माँ जी, अगर आपके बेटे नहीं होते तो आज मेरा बेटा जिंदा नहीं होता। माँ जी, मैं आप लोगों के इस एहसान को कैसे चुका पाऊंगे। यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं वो भी इस महिला की तरफ देखते हैं और माँ भी इस महिला की तरफ देखती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। और अब यहाँ पर ये महिला कहती है कि नहीं नहीं माँ जी, आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। और फिर ये महिला खुद चाय बना कर लाती है। सभी लोग मिलकर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद
इन सब घर वालों का एक ही निर्णय होता है कि ये आशा और इसका बेटा आज से यहीं पर रहेगा और यहाँ पर ये घर के सारे कामकाज करेगी, क्योंकि बूढ़ी औरत जो इस मैनेजर की माँ होती है वो अब काम करने से बिल्कुल थक चुकी थी, क्योंकि ज़्यादा उम्र होने के कारण अब उससे वो सारा काम नहीं हो पाता था। अब यहाँ पर ये महिला रहने लगती है, घर के कामकाज को करने लगती है और जो मैनेजर साहब हैं उनके लिए टिफ़िन भी बांधा करती। इसी तरह से इनका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो लखनऊ है, इनका अपना खुद का पैतृक गांव होता है, पैतृक घर होता है और यहीं ये आराम से रहा करते। जो माँ है वो यहीं पर रहा करती है और फिर यहाँ पर बेटा भी अब इनके साथ यहीं पर रहने लगता है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं वो अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, माँ के साथ अब इसी महिला को छोड़ देते हैं। लेकिन एक दिन माँ का फ़ोन आता है कि कुछ दबंग लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और इस महिला को बुरा भला कह रहे हैं। यहाँ पर जो ये महिला होती है, इसके सास ससुर पुलिस को साथ में लेकर आते हैं, क्योंकि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी कि हमारे घर की बहू को इस तरह से एक नीची जाति का व्यक्ति अपने घर में कामकाज पर लगा कर रखा हुआ है, वो वहीं पर उनसे काम करवाता है। दोस्तों, पुलिस भी यहाँ पर पहुँच जाती है। यहाँ के जो SHO होते हैं प्रभात, वो अपनी टीम के साथ आते हैं और यहाँ आने के बाद जो मैनेजर साहब हैं उन्हें भी बुला लिया जाता है और फिर इनसे बातचीत होने लगती है। तो जो बहू होती है आशा, वो इनकी तरफ देखकर उनसे कहने लगती है कि तुम मेरे सास ससुर हो, कौन से तरीके से तुम मेरे सास ससुर हो, कैसे कहूँ मैं तुमको सास ससुर। जब तुम्हारे बेटे की मौत हुई थी तो तुमने उसकी जो डेड बॉडी है उसे भी अपने पास लाने तक की इच्छा जाहिर नहीं की। तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे की मौत मुंबई में हुई थी। दोस्तों, यहाँ पर जो घर वाले हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था, हमें पता ही नहीं चला था। उसके बाद फिर ये महिला उनसे कहती है कि ठीक है, उस बारे में तुम्हें नहीं पता था, तुम्हें ये तो पता था कि तुम्हारा पोता बीमार है। और ये महिला जो विधवा है, दर बदर की ठोकरें खा रही है। उसे कभी हॉस्पिटल ले जाती तो कभी पैसों की गुहार के लिए इधर उधर लोगों से मदद मांग रही है। कभी तुमने मदद आकर की, तुम्हें किस मुंह से मैं अपना सास ससुर कहूँ? इस बच्चे के दादा दादी मैं तुमसे कैसे कहलवाऊँ इस बच्चे से, तो मुझे बताओ तो सही। दोस्तों, SHO साहब को भी समझ में आ जाता है कि ये महिला इनकी सताई ओर है और फिर यहाँ पर SHO साहब उन सास ससुर को ही उल्टा धमकाते हैं और कहते हैं कि दोबारा यहाँ पर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज कर दूंगा और तुम्हें जेल के अंदर बंद कर दूंगा। दोस्तों, जो SHO साहब होते हैं वो भी ऊंची जाति के होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो भावना होती है वो इंसानियत की होती है। वो कहते हैं कि ऊंच नीच कुछ भी नहीं होता, अगर इंसान इंसान के काम आता है तो वही उसका अपना होता है। अपने कहलाकर और अपने काम ना आए तो उन अपनों को क्या करेंगे, ऐसे अपनों से तो दूर रहें तो ही बेहतर होगा। दोस्तों, उस दिन के बाद एक दिन फिर ये माता पिता जो सास ससुर होते हैं आशा के, अपने 10-20 लोगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा होने लगते हैं और इधर उधर की बातें करने लगते हैं। SHO साहब को आशा फ़ोन करती है और फिर यहाँ पर SHO साहब खुद एक गाड़ी भर कर लाते हैं पुलिस वालों की और इन सभी लोगों को यहाँ से खदेड़ा जाता है और कहा जाता है कि अगर तुम राजी राजी जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो गैर राजी भी तुम्हें जेल के अंदर ठूस दिया जाएगा। उन लोगों की समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ समझदार लोग भी उनमें होते हैं, तो वो वहाँ पर कहने लगते हैं कि यार ये हमारी जाति का मैटर था, आप भी हमारी जाति के ही तो SHO हो। तो यहाँ पर SHO साहब कहने लगते हैं कि जाति धर्म तब कहाँ चला गया था जब ये महिला दर दर की ठोकरें खा रही थी। इस बच्चे के लिए ये जगह जगह रो रही थी, इसे कोई पैसे देने वाला नहीं था। तब तुम्हें थोड़ी सी भी लाज शर्म नहीं आई, तब तुमने नहीं देखा कि ये महिला कैसे दर दर की ठोकर खा रही है, इसका बच्चा बीमार है, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। तो यहाँ पर दोस्तों जो SHO साहब हैं इनको यहाँ से भगा देते हैं और भगाने के बाद जो मैनेजर साहब होते हैं अनुराग, उनके पास आते हैं और उनसे कहने लगते हैं, मैनेजर साहब आपने बहुत ही नेक काम किया है, लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक नेक काम और कर दीजिए। तो यहाँ पर मैनेजर साहब उनकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि बताइए साहब मुझे क्या करना है। तो मैनेजर साहब से वो पुलिस वाले इंस्पेक्टर यही कहते हैं कि साहब आप इस महिला को अपना लीजिए, इससे शादी कर लीजिए, इसको भी सहारा मिल जाएगा। मुझे पता है आपकी भी पत्नी नहीं है, 35 साल आपकी एज है, आप ये काम कर लीजिए। यहाँ पर मैनेजर साहब पुलिस वाले की तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं मैं ज़बरदस्ती इसके ऊपर नहीं थोप सकता, अगर इसकी इच्छा होगी तो मैं कर लूँगा। दोस्तों, इधर SHO साहब इस महिला से बातचीत करते हैं और कहने लगते हैं कि आप
चाहो तो यहाँ पर इन मेरे हिसाब से शादी कर सकती हो, इनके साथ अपने जीवन भर रह सकती हो। दोस्तों यहाँ पर वो महिला कहने लगती कि साहब भला ऐसे कैसे हो सकता है, इनके तो मेरे ऊपर बहुत बड़े बड़े एहसान हैं और ये और बहुत बड़ा एहसान हो जाएगा, मैं कैसे इन एहसानों का बदला चुका पाऊंगी। तो यहाँ पर एसएचओ साहब कहते हैं आपको कोई एहसान मानने की ज़रूरत नहीं है, जब आपके पति बन जाएंगे तो आपके ऊपर कोई एहसान ही नहीं, बस आप तो पति पत्नी बन जाएंगे और फिर आराम से रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो बूढ़ी माँ है उसी भी ये वाक्य बताया जाता है, बूढ़ी माँ भी राजी होती है और फिर यहाँ पर फरवरी 2026 में इन दोनों की बड़ी ही धूमधाम से मंदिर में शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद आज ये बड़े खुश हैं और अपने जीवन को अच्छी तरीके से बिता रहे हैं। लड़का भी बिल्कुल ठीक है, उसका एडमिशन एक जो स्कूल है नज़दीक में उसमें करा दिया जाता है और वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करके जाएं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट आता है वो देवेंद्र कुमार का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विष्णु दत्त जी का कमेंट आता है, वो कहते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है, लड़की की गलती नहीं है, कमज़ोर को दबाया जा रहा है, उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। उसके बाद कुमार केसी जी जय श्री राम, जय शंभू, जय श्री राम, जय शंभू। उसके बाद राम जी कैटरट्स जी हमें राम राम भाई जी, राम राम भाई जी। रतन लाल जी हमें कमेंट करते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जो कमेंट आता है वो कमेंट आता है राम गोसाई का, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत ही अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद कुमार केसी जी, जय श्री राम। और उसके बाद में जो कमेंट आता है वो मुनमुन श्रीवास्तव का आता है, वो लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है। कमल सिंह जी टॉप स्टोरी लिखते हैं। सुभाष ठाकुर जी आई लव यू मोर देन माई मदर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका। देवेंद्र कुमार जी सुपर स्टोरी लिखते हैं। शंकर स्वामी जी आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। दिनेश कुमार दास जी बहुत सुंदर कहानी है सर, नमस्कार। और उसके बाद में राजू अहमद आई लव यू माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों माँ को तो सभी को प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ ममता का सागर होती है। माँ अपने बेटे में लाख बुराई होने के बाद भी उसे कभी छोड़ नहीं पाती, लेकिन कुछ बेटे ऐसे हो जाते हैं जो माँ की एक भी कमज़ोरी को सहन नहीं कर पाते। जैसे मानिए माँ बीमार हो गई तो बेटे बहू माँ से अलग हो जाते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैंने आप लोगों को बताई है मैनेजर साहब अनुराग की और उस विधवा महिला आशा की, और यहाँ पर एसएचओ साहब प्रभात जी की। आप यहाँ पर इन तीनों करैक्टरों में सबसे अच्छा करैक्टर किसका मानते हैं, सबसे अच्छा रोल किसका है, आप वो भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देकर जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।